all the students of class 10th. I am Sarat Singh. Today I will teach you the remaining part of reordering the sentence. How to reorder the sentence. Okay? Very good morning. और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे विद्यालय के द्वारा जो भी प्रयास ये किए जा रहे हैं कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित ना हो, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको ये हमारे YouTube चैनल के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, उस पर आप समय को खराब ना करते हुए आप इस समय का अच्छी तरीके से सदुपयोग करोगे। और जैसे ही हमारा ये एपिडेमिक समाप्त होता है, आपकी क्लासेस फिर शुरू होंगी, और टिल देन आप अपने समय ना खराब करते हुए हमारे इस चैनल के द्वारा आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और जो आपको वर्क बताया जाए, जो भी आपको होम असाइनमेंट दिया जाए, उसको कृपया आप जरूर करिए। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सर कौन देखने वाले हैं, ये नहीं सोचते हुए जो भी आपको होम असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं, तो कृपया आप उसको जरूर कमेंट करिए। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को आप दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस जो बनाए हुए वीडियोस हैं आप जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, ऐसी लॉकडाउन के समय में कृपया बेल आइकन के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें और आपकी पढ़ाई, आपका अध्ययन लगातार चलता रहे, ताकि समय की कोई भी वेस्टेज ना हो। आशा करता हूँ कि आप ये अवश्य कर लेंगे। और एक बात मैं अपने क्लास 10th की स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि इसको आप केवल एक वीडियो मत समझिए कि you have to entertain the videos prepared by us. Please try to understand all the hard work which we are making for you. So please don't try to understand it that it is only a video. It is your study. We are trying hard. We are trying to give our best to provide all the studious facilities to all the students of मलगांव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज। सो प्लीज आइए पढ़ते हैं। कह रहा है हमने आपको रिऑर्डिंग द सेंटेंस के पार्ट आपको पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियो में, और उसका जो भी हिस्सा शेष छूट गया है अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, हमने आपको एक जनरल फार्मूला दिया था कि किस प्रकार से आप एक सेंटेंस को कैसे रिऑर्डर कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया था। इस जनरल फार्मूला को हम आज पुनः एक बार देख लेंगे। कह रहा है क्या, ये था क्या, जनरल फार्मूला। क्या बताया था आपको कि जनरल फार्मूला को समझने के लिए कि किसी भी प्रकार के सेंटेंस को रिऑर्डर करने के लिए, जो कि आपका 2 नंबर का आता है ना, और आप जानते हो कि अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को आप पढ़ते जाएंगे तो हर दो करके यही आपके 100 नंबर्स होते हैं, 70 नंबर्स होते हैं। और अगर आप एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे तो आप आसानी से नंबर को प्राप्त करेंगे, अच्छे अंकों को प्राप्त करेंगे। एक बार मैंने फिर कहा, कृपया आप इसे एक केवल वीडियो अर्थात एक मनोरंजन की दृष्टि से मत लीजिएगा। ये आपकी पढ़ाई है, ये आपका अध्ययन है। चलिए, क्या होता था जनरल फार्मूला कि किसी भी सेंटेंस को रिऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हम उसके सारे के सारे सब्जेक्ट के पार्ट को हम व्यवस्थित क्रम में रिऑर्डरिंग सीरीज में रख देते हैं, और उसके बाद में हम इसके प्रेडिकेट के पार्ट को रिऑर्डरिंग सीरीज में रख देते हैं। तो हमारा सेंटेंस को कंप्लीमेंट करने का फार्मूला तैयार हो जाता है। कैसे, ये आपका जनरल फार्मूला है। देखते हैं क्या बताया था हमने आपको, किस सब्जेक्ट के अधिकतम क्या कितने पार्ट बताए थे आपको हमने, 5। कौन कौन से, सबसे पहले डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस
क्वालिफायर, अगर शब्द एक है तो वो क्वालिफायर के रूप में काम करेगा। शब्द अगर शब्द पहले दो हैं, एक डिटरमाइनर और एक एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। फिर आपको बताया था क्या लगाना है, क्या नाउन अथवा हेड वर्ड बताया था, और प्लस इसके बाद बताया था आपको एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज बताया था। तो ये आपका सब्जेक्ट को फिलअप करने का फार्मूला ये बन गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को भरने का एक फार्मूला आपका तैयार हो गया। इसके बाद में आपको अगर हम प्रेडिकेट के पार्ट को व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं, अगर प्रेडिकेट के पार्ट को हम व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं, रिगार्डिंग सीरीज में रख देते हैं, रिगार्डिंग अवस्था में रख देते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो प्रेडिकेट के हमने आपको अधिकतम 5 पार्ट्स बताए थे। वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं, 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं आपको बताया था। हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो अथवा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। प्लस बताया था आपको कंप्लीमेंट्री वर्ड्स। तो ये एक फार्मूला है जो सेंटेंस को पूरी तरीके से रीऑर्डर कर सकता है। क्या क्या है, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव, अगर शब्द नाउन या हेड वर्ड के पहले एक है तो क्वालिफायर, प्लस मेन सब्जेक्ट आपका नाउन या हेड वर्ड के रूप में, प्लस उसके बाद में एडजेक्टिवल फ्रेज अगर है तो हेल्पिंग वर्ब, अगर है तो मेन वर्ब को लगाना तो सबसे होती है, चाहे कोई टेंस हो चाहे कोई सेंटेंस हो। प्लस इसके बाद में हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, अगर है तो अब ऑब्जेक्ट चाहे वो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो या दोनों हुआ हो। और इसके बाद में कंप्लीमेंट्री वर्ड्स। एक हम सेंटेंस ले लेते हैं, दिया है क्या दिया हुआ है, ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस डिसऑर्डरिंग सीरीज में है। लिखा है क्या, एक हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस आपको डिसऑर्डर सीरीज में देते हैं और उस डिसऑर्डर सीरीज देखिए ये एक सेंटेंस दिया हुआ है और जो कि पूरी की पूरी तरीके से डिसऑर्डरिंग अवस्था में, डिसऑर्डरिंग कंडीशन में है। हमें क्या करना है, हमें इस सेंटेंस को रीऑर्डरिंग अवस्था में, रीऑर्डरिंग सीरीज में लाना है। दिया हुआ क्या कि हंग्री ए इन द फॉरेस्ट फॉक्स क्लेवर ट्राइंग ड्रैप्स गेट वाज टू हार्डली। ये सेंटेंस दिया हुआ पूरा का पूरा सेंटेंस आपका डिसऑर्डरिंग अवस्था में है। करना हमें क्या है, इसको व्यवस्थित क्रम में लाना है, इसको रीऑर्डर करना है ताकि ये पूरा पूरा एक सही सेंटेंस बन जाए। तो जैसा कि बताया क्या कि इसके लिए ये आपका एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लाना है डिटरमाइनर। सबसे पहले क्या लाना है आपको, डिटरमाइनर। तो क्या डिटरमाइनर क्या है, डिटरमाइनर क्या है कि ए, पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट को रीऑर्डर कर लेते हैं। लिखा है ए, तो क्या हो जाएगा ए। चूंकि डिटरमाइनर दिया हुआ है तो इसलिए एडजेक्टिव आपका जरूर होगा। एडजेक्टिव क्या है आपका, हंग्री। तो क्या होगा, हंग्री हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद में करना क्या, आपको लाना है क्या, नाउन या हेड वर्ड। इसमें नाउन या हेड वर्ड क्या है आपका, लिखा है फॉक्स। नहीं, इसमें देखिए डिटरमाइनर दिया हुआ है लेकिन इसमें एडजेक्टिव जो है वो दो दिए हुए हैं। तो हमने आपको बताया था कि हेड वर्ड के पहले अगर दो शब्द हैं तो पहला डिटरमाइनर, बाद वाला
आपका एडजेक्टिव होगा। और फिर हमने बताया था कि हो सकता है कि हेडवर्ड के पहले दो शब्द से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में पहला वाला डिटरमाइनर और हेडवर्ड के बीच में जितने भी शब्द होंगे डिटरमाइनर और हेडवर्ड के बीच में जितने भी शब्द होंगे वो सब एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे। तो हंग्री दिया हुआ है और क्लेवर दिया हुआ है, 2 शब्द दिए हुए हैं एडजेक्टिव के रूप में। तो एक हंग्री, क्लेवर। क्लेवर हो गया। इसके बाद में हमें लाना है क्या, नाउन। नाउन क्या है, फॉक्स। और तो ए हंग्री क्लेवर फॉक्स। इसके बाद में फॉक्स आपका हो गया हेडवर्ड। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा एक नाउन की स्थिति का वर्णन करता है, अर्थात कि वो सब्जेक्ट है कहाँ, वो सब्जेक्ट है कहाँ। तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज लाना है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, यूनिवर्सिटी क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट आपको कहाँ है, इन द फॉरेस्ट है। तो क्या करेंगे, ए हंग्री क्लेवर फॉक्स इन द फॉरेस्ट। इसके बाद ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं प्रेडिकेट के पार्ट में। प्रेडिकेट के पार्ट में कह रहा है क्या, एडजेक्टिव फ्रेज के बाद में लगाना है हमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, was। हेल्पिंग वर्ब क्या है, was। तो क्या हो जाएगा, was। इसके बाद करना है क्या, हमें मेन वर्ब लगाना है। इसके बाद हमें लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, ट्राइंग। मेन वर्ब क्या है भैया, ट्राइंग। तो क्या हो जाएगा, was trying, was trying। ठीक, क्या करेंगे इसमें हमें लगाना है, इसके बाद क्या लगाना है आपका मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद में हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टू गेट। यहाँ पर इनफिनिटिवल ऑब्जेक्ट है, अर्थात ट्राइंग। ट्राइंग ट्राइंग मैंने प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, क्या प्रयास कर रहा है, टू गेट। यहाँ पर इनफिनिटिवल ऑब्जेक्ट है। आपने शायद कभी इस शब्द को ना सुना हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी कई तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट केवल पर्सनल प्रोनाउंस या केवल या कोई नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं क्या, ये कह देते हैं क्या, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं या जो लिविंग ऑब्जेक्ट, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। नहीं, आप ये जान लीजिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफिनिटिव के रूप में काम कर रहा है तो वो इनफिनिटिवल ऑब्जेक्ट, उसको हम कह सकते हैं। ये आपको किसी, या आपको आपने कभी शायद सोचा नहीं होगा ये बात को, आपने पढ़ा होगा, किया भी होगा, ये सोचा शायद आपने कभी ना हो कि कोई इनफिनिटिव भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। हाँ, कर सकता है। एक इनफिनिटिव भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, एक जीरंड भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। तो ट्राइंग प्रयास कर रहा है, क्या प्रयास कर रहा है, टू गेट, पाने का, टू गेट। और क्या गेट, ग्रैब। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब हमने क्या है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो इनफिनिटिव के रूप में काम कर रही है। तो ये इनफिनिटिवल ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसका, ट्राइंग का। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनफिनिटिवल ऑब्जेक्ट पर नॉन फाइनाइट वर्ब के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं कैसे, भले ही नॉन फाइनाइट वर्ब एक वर्ब के रूप में काम भी करती है, एक नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम करती है ना। वर्ब के रूप में काम ना करते हुए भी कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब अपने ऑब्जेक्ट को धारण कर सकती है। जैसे क्या दिया हुआ है, ग्रैब। टू गेट ये एक इनफिनिटिव है और इनफिनिटिव का ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रैब, पाना। तो क्या पाना, ग्रैब, ग्रैब। और बाकी बचे हुए क्या करेंगे, हम बताया था आपको कि कंप्लीमेंट्री
वर्ड्स लिख देते हैं, मतलब शेष बचे हुए जो शब्द होते हैं उनको हम लिख देते हैं। आपका सेंटेंस जो है वो रिगार्डिंग अवस्था में आ जाता है। तो क्या होता है, ग्रैब हार्डली, ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस रिगार्डिंग अवस्था में हो गया। ओके, तो क्या दिया है, क्या करना आपको है, लगाना है क्या, एक सेंटेंस को व्यवस्थित ढंग से लाने में या आर्डिंग सीरीज में रखने के लिए क्या करना है कि डिटरमाइनर लगाना है, फिर उसके एडजेक्टिव को लगाइए। एडजेक्टिव अगर एक शब्द है तो एक लगाइए, दो शब्द है तो दो लगाइए, दो से ज़्यादा है तो कामा और एंड का प्रयोग करिए। फिर अगर एक ही शब्द है तो उसे क्वालिफायर कहा जाएगा, उस क्वालिफायर को लगाइए। फिर नाउन या हेडवर्ड को लगाइए जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा, प्लस एडजेक्टिव फ्रेज को लगाइए और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिए, उसके बाद में मेन वर्ब का प्रयोग करिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाइए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए, दोनों हो तो दोनों लगाइए, प्लस कंप्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करिए और आपका पूरा सेंटेंस रिगार्डिंग अवस्था में हो जाता है। ओके, चलिए ये तो थी बात रिगार्डिंग की, और इसके बाद में हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी दी थी और उसके जनरल फार्मूला भी बताए थे, और उसमें थोड़ा टॉपिक छूट गया था, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। पहले आपको हम रिवाइज करेंगे शॉर्टली, देखते हैं। और वो जनरल फार्मूला एक्टिव से पैसिव चेंज करने का वो जनरल फार्मूला क्या था, हमने आपको बता चुके हैं अपने दूसरे वाले वीडियो में, उसका थोड़ा सा पॉइंट छूट गया था। मैं आपको उसे पहले उसे समझाऊंगा, लेकिन पूरा का पूरा पैसिव वॉइस रिवाइज करके सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, और जो आगे का टॉपिक छूट गया था उसको मैं आज पैसिव वॉइस में कंप्लीट करूंगा। तो पहले तो हम जितना हमने अपने सेकेंड वाले पार्ट 2 वीडियो में आपको जो बताया था, पहले हम उसको रिवाइज कर दें, फ्लैशबैक बता दें, ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो हमने बताया था क्या कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको पढ़ा रहे थे, और उसका हमने एक जनरल फार्मूला दिया था। एक जनरल फार्मूला हमने आपको दिया था, और वो फार्मूला क्या था कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो फार्मूला क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी, और प्लस बताया था कि बाई, और प्लस इसका ऑब्जेक्ट, और प्लस कंप्लीमेंट्री वर्ड्स, ये बताया था आपको। और ये एक जनरल फार्मूला है जो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, चाहे वो किसी भी टेंस का वाक्य हो, इस फार्मूले से आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स बता रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे किसी भी टेंस का हो, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप इस फार्मूले से उसकी पैसिव वॉइस को आप बना सकते हो, चाहे वो टेंस में हो, चाहे किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग हो, तो आप इसके प्रयोग से आप आसानी से पैसिव वॉइस बनाओगे। कैसे बताया था, दिखाए क्या, ही हैज bought a new house last year। देखा है, he has bought a new house last year, पिछले सप्ताह वह एक नया घर खरीद चुका है, या पिछले सप्ताह उसने पिछले साल उसने एक नया घर खरीदा है, पिछले साल उसने एक नया घर खरीदा है। तो क्या बनेगा, बताया था आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आपका
स्थान को बदलेगा वो सब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग होगा, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, इसलिए उसे ऑब्जेक्ट न कह करके सब्जेक्ट ही कहेंगे। तो क्या होगा, ए नेव हाउस, फिर क्या लगाना हमें है, ये सब आपका सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाक्य देखते हैं कौन टेंस में है, ही हैज बॉट लगा हुआ है, मतलब हैज आपके साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैज के साथ बीन, तो हैज बीन, उसके पश्चात में हैज बीन हो गया, प्लस हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाट की थर्ड फॉर्म बाट ही रहेगी, बाट, और फिर बाई हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, जैसा कि आप जानते हो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम, और कंप्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है, लास्ट ईयर। लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर कोई एडवर्ब कंप्लीमेंट्री वर्ड्स के रूप में आता है तो हमें हमेशा वर्ब के बाद में ही लगाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि ए नेव हाउस हैज बीन बॉट लास्ट ईयर बाय हिम। आप लास्ट के बाद में लगा सकते हो, कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स बाद में लगा सकते हो, लेकिन कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स अगर कोई एडवर्ब के रूप में आता है, लास्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, यस्टरडे है, टुडे है, एट नून है, इन द मॉर्निंग है, अगर कोई भी एडवर्ब के रूप में कोई भी कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स आता है तो हमें वर्ब के बाद में इसका प्रयोग करना चाहिए और बाई और प्लस ऑब्जेक्ट बाद में लगाना चाहिए। तो इसके बाद हमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हुआ। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट अथवा नेवर का प्रयोग करना है, और अगर नेगेटिव है तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या बनाना है, सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट अथवा नेवर का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट अथवा नेवर, और प्लस क्या करना आपको है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और प्लस बाई, और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस कंप्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करना है। इसके बाद अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव यस अथवा नो टाइप में है, तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सभी पहले लगा देंगे। आपको बताया था फॉर्मूला, सब हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट्री वर्ड्स। इसके बाद में अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन WH टाइप में है, तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसके क्वेश्चन वर्ड को और जोड़ देते हैं। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका कंप्लीमेंट्री वर्ड्स। यहाँ तक आपको हम समझा चुके हैं, और इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप में या WH टाइप में अगर हु का प्रयोग होता है या व्हाट का प्रयोग होता है या सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, इनका प्रयोग होता है।
तो हम उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यह में आपने 4 तरीके से 4 प्रकार के आपने देख लीजिए कि अगर सेंटेंस आपका देख लिया आपने है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, निगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हो अर्थात यस और नो टाइप में हो तो कैसे बनाएंगे, और अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो अर्थात सेंटेंस डब्ल्यूएच टाइप हो तो कैसे बनाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर सेंटेंस में हु का प्रयोग हो तो क्या करेंगे। क्वेश्चन वर्ड अगर हु का प्रयोग है तो हम क्या करेंगे, लिखा है हमने, लिखा है हु का प्रयोग, हु का प्रयोग। तो देखिए क्या करना है आपको, तो इसका जो फार्मूला है वो हम क्या करेंगे, फार्मूला सबसे पहले क्या करेंगे बाई, क्योंकि हु हमने बताया ना कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट बन जाता है, और तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन आप जानते हो यहाँ पर हम बाई हुम, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट हुम होगा और बाई का प्रयोग पहले करना पड़ता है, तो इसलिए हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा हुम। तो बाई हुम हम यहाँ पर पहले लगा देंगे, बाई हुम प्लस फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, चूंकि बाई और हुम यहाँ पर लगी चुका है, मतलब बाई के साथ में ऑब्जेक्ट लग चुका है, तो बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, और प्लस कंप्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लिखा है क्या, सेंटेंस लिखा है हु रोट सच एन इंसल्टिंग लेटर, हु रोट सच एन इंसल्टिंग लेटर। क्या लिखा है, लिखा है हु रोट सच एन इंसल्टिंग लेटर, कि ऐसा अपमानजनक पत्र किसने लिखा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करना है, लगाना हमें है बाई हुम, क्या लगाना है बाई हुम, बाई हुम लगाया, फिर क्या करना है हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लिखा है हु रोट, किसने लिखा, तो वाक्य आपका दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, क्या दिया है पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य दिया हुआ है, और आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है वाज अथवा वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वाज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर। तो बाय हुम सब्जेक्ट क्या है एन इंसल्टिंग लेटर है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा तो क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज, क्या लगाएंगे वाज, बाय हुम वाज, फिर क्या लगाएंगे सब, यह सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है एन इंसल्टिंग लेटर, सच एन इंसल्टिंग लेटर, यह आपका हुआ सब्जेक्ट। तो बाय हुम वाज सच एन इंसल्टिंग लेटर, और फिर इसके बाद में क्या करना है हमें लगाना हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या करना है, लिखा है बाय हुम वाज, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका क्या हो गया, लगाना हमें है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सब्जेक्ट फिर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय हुम प्लस वाज हो गया, और प्लस सब्जेक्ट क्या हुआ सच एन इंसल्टिंग लेटर, फिर लगाना हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी रूट, रूट की थर्ड फॉर्म रिटन, और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं वो आपके नहीं हैं। तो ये आपका हो गया
हु का प्रयोग। अब देख लीजिए, अगर सेंटेंस में क्या लगा हो, व्हाट, क्या लगा हो, इसके बाद व्हाट का प्रयोग और सेलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड, मतलब which, whose, how much, how many का प्रयोग यह हुआ है। इसके बाद में व्हाट का प्रयोग और जितने आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, इनका प्रयोग मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। टिल देन